जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिम्बा स्कॉलर्स। आज से हम माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। फर्स्ट लेक्चर है और मैं आपको पहले ही क्लियर करती जाऊँ कि इस सारे लेक्चर में जो है ना वो डेफिनेशंस होंगी। तो आप अपनी कॉपी और अपनी पेंसिल अपने पास रख लें। मैं आपको बताती जाऊँगी, आप नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। बेसिक माइक्रोबायोलॉजी की जो डेफिनेशंस हैं, इसकी जो समरी है वो इस लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, कि माइक्रोबायोलॉजी है क्या। एट द एंड ऑफ सेशन लर्नर्स विल बी एबल टू डिस्कस डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। डिफरेंट टर्म्स जो हैं, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड उसे डिस्कस करेंगे। यानी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसमें सारी डेफिनेशंस है, इसकी सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है। Introduction of microbiology. Microbiology is the branch of biology that deals with study of organisms which are invisible to naked eye. माइक्रोबायोलॉजी जो है एक बायो की ब्रांच है, एक उसकी शाख है। ठीक है, जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, और विच आर इनविजिबल टू नेक्ड आई, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो कि हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। ठीक है, नेक्ड आई का मतलब है ये जो हमारी आम आंख है। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, इसमें क्या क्या होता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, वायरसेस, हेलमिन्ट्स एक्सेट्रा, एंटोइन वान लुवनहुक, लुइस पास्चर। ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स के नेम दिए गए हैं। आप चंदे के ऑर्गेनिज्म के, ज़रूरी तो ये है कि आप सारे याद रखें, लेकिन सम टाइम एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि ऑर्गेनिजम्स के नाम बताओ, तो आप ये सारे भी बता सकते हैं, चंद एक भी बता देंगे तो आपका काम यस हो जाएगा। इन नर्सिंग द मेन ऑब्जेक्टिव टू लर्न अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयर डिजीज, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन मेजर। ठीक है, अब नर्सिंग में इसका जो मेन काम है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ये क्या है कि उनकी बीमारी के बारे में जानना, डिजीज़। ठीक है, ट्रीटमेंट यानी उनका इलाज, एंड प्रिवेंशन मेजर, और उन इस बीमारी की प्रिवेंशन यानी उसका जो क्योर है उसकी एहतियाती तदाबीर जो है उसे जानना है। ठीक है, नर्सिस नो अबाउट पेशेंट ससेप्टिबल टू इन्फेक्शन लाइक चाइल्ड, ओल्ड पीपल एंड इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड। नर्स को ये बात पता होनी चाहिए कि जो पेशेंट है वो किससे ससेप्टिबल है, यानी इसे बच्चा है तो इसे कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है, ओल्ड पीपल है तो यानी किसी भी एज में जो है उनका इम्यून सिस्टम किस तरीके से काम करता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग इन क्लिनिकल एरियाज, क्लीनिंग मेडिकल इक्विपमेंट। एक नर्स को ये इस बात की इम्पोर्टेंस है, इस बात की अहमियत को पता होना चाहिए और वो इस बात को दूसरों तक भी पहुंचाए कि हैंड वॉश करना कितना ज़रूरी है। ठीक है, क्लिनिकल एरियाज़ में, यानी हॉस्पिटल साइड पे जब हम प्रोसीजर कर रहे होते हैं एक पेशेंट के ऊपर, तो हैंड वॉश करना बिफोर एंड आफ्टर कितना ज़रूरी है। और क्लीनिंग मेडिकल इक्विपमेंट, और हर वो इक्विपमेंट जो एक पेशेंट पर, इक्विपमेंट यानी हर वो औज़ार, यानी मतलब कि इक्विपमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में कहा जाता है, इसके डिफरेंट नाम्स हैं, जैसे स्क्रूज भी हम कहते हैं। ठीक है, यानी वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि एक पेशेंट पर अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है, उसे बाद में डिसइंफेक्शन करना कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस बात की इम्पोर्टेंस को एक नर्स को मालूम होना चाहिए। कॉमन इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पी नमूनिया के एक इन्फेक्शन क्या क्या कॉज कर सकता है। ठीक है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन से, यानी वहाँ से एक वायरस, एक प्रोटोजोआ एंटर हो गया तो वो फर्दर क्या क्या जो है बीमारियाँ कॉज करेगा, बीमारियाँ फैलाएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू माइक्रोबायोलॉजी। इन्फेक्शन जो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि इस पहले लेक्चर में जो है सारी की सारी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती जाऊँगी, आप ब्रीफली उसे नोटिफाई करते जाएं। ठीक है, ताकि आपके लिए एक डेफिनेशन को समझना मुश्किल ना हो। और ये इसी में से आपके एमसीक्यूज आएंगे, और इसी में से जब आप एग्जामिनर के पास यानी वाइवा के लिए जाएंगे तो आपसे पूछ सकता है, जैसे वो कहेगा व्हाट इज़ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की डेफिनेशन सुनाओ, या इन्फेक्शन के बारे में क्या जानते हो, तो आप बता देंगे द लॉन्चमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू ह्यूमन बॉडी टिश्यू
इज कॉल्ड इन्फेक्शन, यानी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यानी जर्म्स का लोड हो जाना बॉडी के अंदर, यानी बॉडी के अंदर एंटर हो जाना और उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन होना यानी उसका मल्टीप्लाई होना यानी मज़ीद जर्म्स को फैलाना ह्यूमन बॉडी के अंदर यानी टिश्यू के अंदर, और ये क्या कहलाता है, एक इन्फेक्शन कहलाता है। ठीक है, सिंपली के एक पैथोजन का ह्यूमन बॉडी में एंटर हो जाना और बीमारी कॉज करना, ठीक है, इन्फेक्शन कहलाता है। प्राइमरी इन्फेक्शन क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन, इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन क्या है एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या है। ठीक है, आप बार बार कहेंगे, शायद ये हर वक्त एग्जाम्स की साथ में बातें करती रहती हैं, तो ये स्टूडेंट्स आपको हेल्प आउट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं ना हमारी पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, तो एक क्लास में बैठे जो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं उनकी एबिलिटी उतनी नहीं होती, यानी मेरा कहने से मुराद ये है कि खुदा ने सबको एक जैसा दिमाग दिया, लेकिन कुछ बच्चे कुछ चीज़ों की वजह से चीज़ों को हाईलाइट नहीं कर पाते। ठीक है, तो एक उस्ताद का काम होता है कि वो अपने सारे स्टूडेंट्स को एक साथ लेकर चले, क्योंकि उस्ताद तो यही चाहता है ना उसके सारे बच्चे जो है वो कामयाब हों। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो कि हमारे थोड़े उस तरह के हमारे साथी हैं उनको भी जितना ज़्यादा हो सके मैं हेल्प आउट कर सकूँ। ऑल राइट, तो प्राइमरी इन्फेक्शन क्या है, एक्सपोजर ऑफ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड प्राइमरी इन्फेक्शन, यानी किसी पैथोजन का, किसी जर्म का बॉडी के अंदर फर्स्ट टाइम एंट्रेस करना जो है ना, ये प्राइमरी इन्फेक्शन कहलाता है, यानी फर्स्ट टाइम पैथोजन का फैलना, यानी अभी बीमारी स्टार्ट होना, ये प्राइमरी इन्फेक्शन होता है। अब सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या है, अ न्यू इन्फेक्शन विच अकर व्हेन होस्ट रेजिडेंस इज लॉर्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शियस डिजीज और प्राइमरी इन्फेक्शन, यानी सेकेंडरी इन्फेक्शन ये है कि जिसमें एक और इन्फेक्शन की मज़ामत होना, उसकी एंट्रेस हो जाना, जबकि एक बॉडी जो है वो ऑलरेडी किसी डिजीज़ में मुब्तला है, यानी ऑलरेडी किसी इन्फेक्शन के साथ फाइट कर रही है। ठीक है, प्राइमरी इन्फेक्शन किसी पैथोजन का और सिंगल पैथोजन का एंट्रेस करना बॉडी में, और सेकेंडरी के दूसरे की भी एंट्रेस हो जाना, यानी कि और बीमारी लाहक हो जाना, जबकि बॉडी ऑलरेडी किसी बीमारी से लड़ रही है। ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड, जिसे नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज इन्फेक्शन एक्वायर्ड इन हॉस्पिटल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पेशेंट, मेंबर ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ और इक्विपमेंट। क्रॉस इन्फेक्शन इज एक्सोजेनियस ट्रांसफर फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पेशेंट टू एन अनइन्फेक्टेड वन। अब हॉस्पिटल एक्वायर्ड क्या है कि जिसमें एक पेशेंट से स्टाफ को लग सकता है, ठीक है, यानी ट्रांसफ़र होते हैं इन्फेक्शन, और इक्विपमेंट से जो है इन्फेक्शन फैल सकता है। ठीक है, और क्या है, क्रॉस इन्फेक्शन जो है वो एक्सोजेनिक है। ठीक है, ट्रांसफ़र होता है इन्फेक्टेड पर्सन से टू अनइन्फेक्टेड वन पर्सन, यानी वो पर्सन जिसे जंग लगा हुआ और एक वो जो क्लीन है, यानी उसे कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, उसे दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन से इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसे क्रॉस इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, और ये भी है कि एग्जामिनर इस तरीके से आपको एमसीक्यूज दे सकता है, विच वन इज़ द एक्सोजेनिक, या फिर विच वन इज़ एक्सोजेनिक ट्रांसफ़र इन्फेक्शन, तो वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड के का ऑप्शन दे देगा, नीचे जितने भी लिखे हैं, फोकल इन्फेक्शन, लैट्रोजेनिक इन्फेक्शन, तो आपने इसकी सही आइडेंटिफिकेशन है करनी है, यानी क्रॉस इन्फेक्शन। ठीक है, फोकल इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन एट अ लोकलाइज्ड सेल, यानी किसी भी आम जगह से, आम किसी भी कहीं पे हम बैठ जाते हैं या कहीं पे हम सो जाते हैं, यानी किसी भी जगह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप हॉस्पिटल साइट पे हैं, क्लिनिकल साइट पे हैं, या फिर आप किसी ऐसे स्पेसिफिक एरिया पे हैं जहाँ पे आपको इन्फेक्शन के बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। फोकल यानी लोकल, किसी भी जगह से, कभी भी, किसी भी वक्त। ठीक है, लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन टू पेशेंट बाय एक्टिविटीज़ ऑफ सर्जन और फिजिशियन ड्यूरिंग मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशन, यानी लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन वो है कि जब एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, यानी डॉक्टर, सर्जन, फिजिशियंस मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशंस कर रहे होते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज एक डॉक्टर है या एक नर्स है, अब वो प्रेपरेशन करें एक प्रोसीजर की, यानी एक कोई क्या कहते हैं,
ऑपरेट होने वाला है, तो उससे पहले वो वहाँ के सारी मेंटेन कर रहे हैं, यानी इक्विपमेंट्स जो हैं उन्हें रेडी कर रहे हैं। अब वो कोई इन्फेक्टेड पहले से इक्विपमेंट है, जो कि पहले बता चुके हैं कि एक प्रोसीजर के बाद इक्विपमेंट्स को स्टेरिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं हुआ और डॉक्टर का उस पर हाथ लग जाता है, अब देखो वो कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी, यानी एक उसने पकड़ा है, बाद में एक नर्स भी पकड़ सकता है, वो या फिर वो नर्स को थोड़ी देर के लिए कैरी कर सकता है, या फिर वही इक्विपमेंट वो रख सकता है और कोई और पकड़ ले। तो इस तरीके से जो है इन्फेक्शन जो है वो क्रॉस होता है, ठीक है। क्रॉस इन्फेक्शन, इन्फेक्शन टू द पेशेंट फ्रॉम अनदर इन्फेक्टेड पर्सन, यानी एक पेशेंट को दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन से इन्फेक्शन हो जाता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, यानी कौन से सोर्स हैं जिससे इन्फेक्शन हो सकता है। इनमें ह्यूमन है, एनिमल है, वेक्टर्स है, इंसेक्ट्स हैं, फूड है, वाटर है एंड सॉइल है। अब फूड जो है ना, यहाँ पे मेजर एक बात है, आप सोच रहे होंगे फूड से कैसे इन्फेक्शन हो सकता है। देखें, एक जो सब्ज़ी है वो सबसे पहले मट्टी से ली जाती है, ठीक है। मट्टी के बाद वो दीगर जगहों पे डिफरेंट तरह की व्हीकल से, यानी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए एक स्पेसिफिक एरिया में पहुंचती है। फिर वहाँ से छोटी दुकानों से फिर जो आम गली मोहल्ले में रेहड़ियाँ टाइप चीज़ें लगी होती हैं, उनके ऊपर वो पहुंचाई जाती हैं। फिर वहाँ से वो घर तक आती हैं, ठीक है। अब घर में भी जो ख़वातीन है वो काफ़ी देर फ्रिज में रख देती हैं, फिर डिफरेंट तरीके से इनको प्रोसीजर से इनसे गुजारा जाता है। तो देखिए, एक जो फूड है वो कहाँ से क्रॉस होकर हम तक पहुंचा है, ये भी है। और नंबर 2 पे बात ये है कि जब फूड को, यानी सब्ज़ी को अच्छे तरीके से ख़वातीन समटाइम धो नहीं पाती, या फिर ये है कि कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ होती हैं जिनमें कीड़ों की जो है ना स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और वो अगर नहीं अच्छे तरीके से धुली तो वो खाने में ह्यूमन बॉडी के यानी खाने के थ्रू बॉडी में जा सकता है और वहाँ पर इन्फेक्शन कर सकता है, ठीक है। और वाटर आम है कि अगर हम अच्छी जगह से स्टेरिलाइज़ किया हुआ पानी नहीं पियेंगे तो ये भी बीमारी कॉज करता है, ठीक है। और सॉइल है, यानी सिंपल बात है इसकी। तो कांटेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि किसी के साथ किसी एक पर्सन के दूसरे पर्सन को छूने से, या फिर इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। देखें, सिंपल सी एग्जांपल है, एक घर में एक पर्सन को लग गया है फ्लू। अब ये है कि देखो, जहाँ जहाँ वो पर्सन बैठा है, अगर उसका हाथ, इन्फेक्टेड हाथ हमें लग जाए तो ये है कि इन्फेक्शन क्रॉस हो सकता है। या फिर ये है कि जो ड्रॉपलेट्स उसके गिरे हैं, यानी हवा के थ्रू भी जो उसकी सांस है वो दूसरे तक जा सकती है। तो ये चीज़ें आ गई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, ठीक है। रेस्पायरेटरी ट्रांसमिशन, जो कि पहले बताया, यानी सांस के थ्रू एयर बॉर्न और ड्रॉपलेट, यानी हवा के थ्रू जो ड्रॉपलेट्स हैं वो दूसरे पर्सन तक जा सकते हैं, ठीक है। जैसे एक पर्सन ने छींक मारी है तो अक्सर डॉक्टर्स बताते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि अपनी एल्बो में जो है वो स्नीजिंग की जाए, अगर आपके पास इनकेस टिश्यू नहीं है, ताकि जो जर्म्स निकले हैं वो आप तक ही रहे, और यह है कि बाद में वो क्लीन हो जाए, ना कि ये कि आप एकदम से ऐसे स्नीज कर दें और वो कोई पर्सन बैठा हुआ है तो उसके ऊपर छींटे चली जाएं, या फिर अपने हाथ पे आप करते हो तो वो आपके हाथ से दोबारा आपकी बॉडी के अंदर जाएगी, ठीक है। और वेक्टर बॉर्न है, ठीक है। ब्लड एंड ब्लडी फ्लूइड्स है, कॉमन व्हीकल ट्रांसमिशन है एंड इनऑक्यूलेशन। यहाँ पे एक बात बताना भूल गई कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि एक इन्फेक्शन किस किस तरीके से ट्रांसफ़र हो सकता है। सॉरी, स्लाइड में थोड़ा सा एरर है, ऊपर से नज़र नहीं आ रहा। तो ये लिखा है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। यानी किन किन वजूहात की वजह से, किन किन तरीक़ों से एक इन्फेक्शन जो है दूसरे पर्सन को लग सकता है, यानी क्रॉस हो सकता है। ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, opportunistic infection are infection that occur more often or are more rare in people with weakened immune systems that in people with healthy immune system। यानी एक तरह की अपॉर्चुनिटी है कि एक पर्सन जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है वो ज़्यादा जल्दी बीमारी को कॉज करेगा। देखिए, कुछ माएँ अपने बच्चों को ऐसे कर देती हैं कि हमारा बच्चा ये नहीं खाता, हमारा बच्चा वो नहीं खाता, तो अरे भाई आप खिलाना सिखाएंगी तो फिर वो खाएगा ना। फिर यही माएँ रोती हैं कि हमारे बच्चे वीक हैं, हमारे बच्चे ये हैं, हमारे बच्चे वो हैं, ठीक है। जब बच्चा छोटा हो तो आप जो खा रहे हैं, जो जो चीज़ें आप उसे खिलाएंगे, साथ साथ वहाँ से उसका टेस्ट डेवलप होगा, ठीक है। तो एक बच्चे के लिए हर एक चीज़ खाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चाहे वो मीठा है,
चाहे वो किसी भी तरीके का फूड है, ड्राई फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, मीट्स हैं हर तरह के, चिकन या गोश्त, हर एक चीज़ बच्चे को खानी चाहिए। कुछ माएँ बड़ा करती हैं हमारा बच्चा तो भाई हर खाने को मुँह नहीं लगाता, हमारा बच्चा तो यही नहीं, वो ही बच्चा जब बीमार होकर पड़ा होता है ना तो फिर इस माँ का मुँह देखने वाला होता है। मेरा मकसद यहाँ पे किसी को डिग्रेड करना नहीं है, लेकिन ये है कि अपने बच्चों पर तवज्जो दें, ठीक है। ये इसमें कोई बड़ी आपकी शो नहीं है कि आपका बच्चा सिर्फ आलू खाना पसंद करता है, या फिर आपका बच्चा सिर्फ पराठे खाना पसंद करता है, या फिर ये भी है कि सिर्फ आपका बच्चा मीट खाना पसंद करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके घरों में दो दो तरह की डिशेस बन रही होती हैं, कि कुछ लोग सिर्फ मीट खाते हैं, कुछ लोग ये खाते हैं। तो हर तरह का जो खाना है हमारे खुदा ने, ये हमारी ही मतलब कि सहूलत के लिए बना है, ठीक है। अब हम एक चीज़ खा नहीं सकते कि खाते जाएं से विटामिन ए आ रहा है, ए आ रहा है, तो बाकी जो डी, ए की, ई डिफरेंट तरह के है वो हमारी बॉडी कहाँ से गेन करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इम्यून सिस्टम बनाती हैं एक पर्सन का, ठीक है। जितनी बॉडी के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त होगी उतना वो बॉडी लड़ सकती है बीमारी से, ओके, ठीक है। आप नॉर्मल तरीके से देखें, इन्फेक्शन ज़्यादा उन बच्चों को कॉज करता है और वही बच्चे ज़्यादा बीमार रहते हैं। आज बच्चे गिर रहे हैं, आज स्कूल में ये हो गया, मैं डल हो गया, मुझे यहाँ पेन हो रही है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो आप देखें उन बच्चों का जो लाइफस्टाइल है, यानी उनका खाना पीना जो है वो दुरुस्त नहीं होगा, ठीक है। उसी के मुताबिक आप वो बच्चा देखें जो हेल्दी है, हर तरीके का खाना खाता है, उसे इतनी जल्दी जो एक बीमारी है वो अटैक नहीं करती। Acute infection, an infection which runs its course in relatively short, यानी वो इन्फेक्शन जो कि एकदम से थोड़ा स्वेयर होता है लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होता, वो एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है। लेट्स सपोज जैसे कि नज़ला ज़ुकाम है, एक तरह का इन्फेक्शन है, लेकिन वो थोड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, 1 वीक 2 वीक, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता। Chronic infection characterized by the continued presence of infectious virus following the primary infection, यानी ये जो इन्फेक्शन है ये थोड़ी लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, ठीक है, इसकी प्रेजेंस रहती है, ठीक है। और incubation period, the time period between the actual infection and first appearance of any signs or symptoms of disease, यानी किसी बीमारी के लाहक होने के लिए, जैसे कि रिसेंटली पूरी दुनिया एक वायरस से यानी एक बहुत बड़ी बीमारी से गुजरी है, तो उसमें बताया जाता है उन्हें इंक्यूबेशन पीरियड से गुजारा जा रहा है, यानी लोगों को एक क्वारंटीना में रखा गया, यानी वो लोग जो कि इन्फेक्टेड हैं, और फिर उन लोगों पर भी पाबंदियां लगा दी गई कि आप लोग बाहर ना निकले ताकि एक पर्सन दूसरे पर्सन से ना मिल सके, ताकि इन्फेक्शन का क्रॉस जो है वो ना हो सके, ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड वो है कि जिसे एक पर्सन को एक रूम में रखा जाता है, यानी एक खास एरिया पे, ताकि अगर ये इन्फेक्टेड है तो ये रिकवर हो सके, ताकि इससे बीमारी दूसरे तक ना फैले, या फिर अगर वो उस पर ये है कि हमें कुछ है तासुरात के इसे ये बीमारी हो सकती है या है, ठीक है। जैसे कोविड के सिम्टम्स थे, को खांसी होगी, ये होगा वो होगा, तो जिसे ही थोड़ा सा लाहक होते था उसे इंक्यूबेशन पीरियड में रखा जाता था, ताकि बीमारी अपेयर होने तक इसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड एक तरह का ऑब्जर्वेशन पीरियड भी कहलाता है। कैरियर, an individual who persistently excretes a microbe, or who has a body surface colonized by a microbe but who is not obviously ill of this infection, यानी एक जो पर्सन है ना उसकी बॉडी किसी मानूस है, यानी एक बॉडी जो है ना, देखें एक बच्चा था एक दफ़ा, तो उसकी मदर उसकी बहुत टेक केयर करती थी, कि बहुत अच्छी लुक आफ्टर करती थी, कि सारा घर स्टेरलाइज करके रखना है, उसके खाने पीने के जो बर्तन हैं उसे बहुत साफ़ सुथरा रखना है, जब उसके कपड़े धोने हैं डिटॉल से बाकायदा उसे स्टेरलाइज करना है धोने के बाद भी। तो ये उस डॉक्टर ने कहा, उस मदर ने कहा कि मैं अपने बच्चे को इतना पाक साफ़ रखती हूँ, उसकी सफाई का इतना ख्याल रखती हूँ, लेकिन मेरा बच्चा फिर भी बीमार रहता है। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आप ऐसा नहीं करें, अपने बच्चे को हर तरफ जाने आने दें, ठीक है। अब कुछ इन्फेक्शंस हैं, यानी हमारी बॉडी इन सब चीज़ों को रिसीव करती है, ठीक है। ये भी एक तरह का इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का हिस्सा होता है, ठीक है, कि हमारी बॉडी जो माइक्रोब्स को के साथ मिले, ताकि
आम तौर पे जब बड़ा कोई माइक्रोब बड़ी तरह की बीमारी हमारी बॉडी पे लाहक होती है तो हमारी बॉडी जो है उसके साथ मुकाबला कर सके, ठीक है। कम्युनिकेबल, a disease that can be transmitted from one person to another is communicable, contagious, infectious, ठीक है। एक पर्सन है जो एक बीमारी है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में दाखिल होती है, ठीक है। कॉन्टेजियस यानी कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल का मतलब है ये कमिटमेंट के साथ रहना, ठीक है। एक बीमारी का दूसरे पर्सन में मुंतकिल होना यानी पर्सन टू पर्सन, ठीक है। वैक्सीनेशन है, वैक्सीन टाइप, एटीन्यूटेड, इनएक्टिवेटेड एंड टॉक्सिड। हाइपर सेंसिटिविटी एंड एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। वेक्टर, an animal that transfer infectious microbes from host to another, example insect, ticks, cat, dogs, flies और mosquitoes। वेक्टर उसे कहते हैं जिससे एक एनिमल जो है ट्रांसफ़र करता है इन्फेक्शंस को, माइक्रोब्स को एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, पर्सन के। किससे हो सकता है? इंसेक्ट यानी कीड़ों मकोड़ों से हो सकता है, टिक्स, कैट्स, डॉग्स और फ्लाइज, मॉस्किटोज, ठीक है, जितने भी हवाई जानदार हैं, यानी जैसे मॉस्किटो है यानी जो मच्छर है, जैसे इसकी भी काफ़ी टाइप्स हैं कि इससे डेंगू फीवर हो गया, इससे चिकनगुनिया, ठीक है। ये देखो उसने एक पर्सन को बाइट किया, ठीक है, ब्लड उसने लिया, अब वो ही उसी आपने बाइट्स उसने बाइट दूसरे पर्सन को की, यानी उसने जो काटा तो उसके दांतों के थ्रू जो ब्लड है किसी दूसरे पर्सन का वो दूसरे के अंदर चला गया, तो एक इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे पर्सन को इन्फेक्टेड कर रहा है इस तरीके से। यानी एक मॉस्किटो जो है ट्रांसमिशन का काम कर रहा है, यानी एक का ब्लड दूसरे ब्लड को, ठीक है, दूसरे पर्सन में ब्लड ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। यानी एक डेंगू फीवर वाला पर्सन है, अगर उसने उसका खून पिया, अब वो दूसरे को काट रहा है तो उसके तीर्थ से यानी वो एक सोर्स बन गया कि उसने बीमारी को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। वेक्टर वो है जिससे एनिमल के थ्रू बीमारी फैलती है, ठीक है, अपने याद रखना है। ये MCQs भी आ सकता है और MCQs भी और वाइवा के लिए भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ वेक्टर और फॉर्मिटाइज, यानी जो भी मैं आपको पढ़ा रही है सारा कुछ, ये सारी आपकी MCQs और वाइवा के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और मटेरियल यूज्ड बाय एन इन्फेक्टेड, ठीक है, पेशेंट विच में ट्रांसफर्ड इन्फेक्शन टू अनदर पर्सन बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट, फॉर एग्जांपल लिनन, क्लॉथ्स एंड अदर यूटेंसिल्स, यानी कि कोई पर्सन जो है वो बीमारियां दूसरे तक फैला रहा है, यानी किसी चीज़ से बीमारी का क्रॉस हो जाना है। जैसे कुछ लोग दूसरों के कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, चाहे किसी के भी हों, लेकिन वो हमेशा नए कपड़े पहनना पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अपनी इस फेक शो की वजह से, एक फेक फेम की वजह से, एक फेक स्टैंडर्ड जो उन्होंने बनाया हुआ है वो उनकी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचा रही है। देखिए हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, उसके स्पेसिफिक जर्म्स होते हैं, यानी पसीने के थ्रू वो जो जर्म्स है उस कपड़ों में एंटर होते हैं, फिर वो जब दूसरा यूज़ करता है तो वो इस तरीके से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। और यूटेंसिल्स यानी एक पर्सन, जैसे कि अक्सर डॉक्टर्स मना करते हैं कि बाहर के खाने से परहेज़ करें, और ख़ास तौर पे वो जो कि लोकल एरियाज़ पर बिकने वाले खाने हैं। देखिए उनके पास हर तरह का स्टेरलाइज का प्रोसेस नहीं होता, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बाकायदा साबुन से अच्छे तरीके से जो बर्तन है उन्हें साफ़ करें, ठीक है। उनके पास नॉर्मल एक दो बकेट होती है, उसके अंदर बर्तन फेंकते हैं, एक से निकाला दूसरे में डाल के वो जी बर्तन धुल के आगे, अब वही दूसरे पर्सन को भी उसमें डाल के दे रहे होते हैं खाना, दही भल्ले और क्या कह सकते हैं गोलगप्पे, जो भी चीज़ें यानी आम छोटी शॉप्स पे मिलती हैं, तो लोग बड़े मज़े से खा रहे होते हैं। अब ये नहीं पता कि वो ही चम्मच एक इन्फेक्टेड पर्सन ने उसे खाया है तो वो साफ़ नहीं हुआ, अब तुमने यानी दूसरे पर्सन ने उसे खा लिया तो वहाँ से जर्म्स जो है वो ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। Zoonosis is an infection or disease of animals that can be transmitted to humans and as rabies। अब जूनोसिस जो है वो एक ऐसा इन्फेक्शन है यानी डिज़ीज़ है एनिमल्स की
जो कि ट्रांसमिट होती है रेबीज से, ठीक है। आपने ये याद रखना है एमसीक्यूज के लिए और वाइवा के लिए। बैक्टीरियोसाइड, सेप्सिस, एसेप्सिस, बैक्टीरियमिया, एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। Inflammation, a response of body to injury or infection which is characterized by swelling, heat, redness and pain। यानी एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी इंजरी और एक ऐसा इन्फेक्शन जिसके होने से बॉडी रिएक्ट करती है, यानी रिस्पॉन्स करती है कैसे कि स्वेलिंग हो जाएगी, हीट हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी और पेन होगी, ठीक है। पैथोजन, एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूसेस डिजीज इज कॉल्ड पैथोजन, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया कॉज टाइफाइड फीवर। अब पैथोजन क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोड्यूस करता है डिजीज, ठीक है। पैथोजन क्या है? एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस डिजीज, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी कॉज करता है वो पैथोजन कहलाता है, ठीक है। जैसे इसके काफ़ी नाम है, लेकिन एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, सैल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला, जो कि क्या कॉज करता है? टाइफाइड फीवर। ये एमसीक्यूज आ सकता है, इसलिए इस बैक्टीरिया का नाम याद रखिए, सैल्मोनेला, ठीक है। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी इज़ द स्टडी एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, यानी पैथोलॉजी का क्या मतलब है? ये एक तरह की स्टडी है जिसमें डायग्नोस की जाती है, यानी बीमारी की रीज़न जानी जाती है, वजह जानी जाती है, ठीक है। जैसे पैथोफिजियोलॉजी, अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो जैसे आप थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो आपका एक सब्जेक्ट होगा पैथोफिजियोलॉजी, यानी क्या है, क्यों है, कैसे है, यानी एक डिजीज़ हुई है, क्या कैसे हुई है और कब हुई है। यानी पैथोजन यानी ऑर्गेनिज्म जिसने प्रोड्यूस किया डिजीज़, और पैथोलॉजी यानी उसकी स्टडी, उसकी डायग्नोसिस बीमारी की, ठीक है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और वाइवा के लिए पूछी जाने वाली डेफिनेशन है, याद कर लीजिएगा। सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट आई हुई हैं इन द पास्ट मैं वो आपको बता रही हूँ। एंटीजन, अ सब्सटेंस यूजुअली मेड अप ऑफ प्रोटीन दैट स्टिमुलेट्स द इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजन क्या है? किससे बना हुआ है? एक सब्सटेंस है, यानी एक चीज़ है, एक लिक्विड है इस तरह का जो प्रोटीन से बना है, जो स्टिमुलेट करता है, यानी तहरीक देता है इम्यून सिस्टम को, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स पे बनता है। एंटीबॉडी, अ प्रोटीन दैट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स टू एन ऑर्गेनिज्म, यानी एंटीबॉडी यानी वो एक तरह की प्रोटीन है जो रिजल्ट करती है इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू। एंटीबॉडी, देखें, एक जो इन्फेक्शन है वो बॉडी में चला गया, ठीक है। अब हम कहते हैं ना कि एंटीबायोटिक आपने मेडिसिन ली है, यानी एंटीबायोटिक यानी कि उस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़, ठीक है। एंटीबॉडी यानी उस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ ये चीज़, एंटी का मतलब ही ये है खिलाफ, ठीक है। जैसे ऊपर एंटीजन है, यानी ये वो सब्सटेंस है, वो चीज़ है जो प्रोटीन से बनती है और किसी डिज़ीज़ के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, मतलब कि उस बीमारी के रिस्पॉन्स में इस्तेमाल होती है, यानी उस बीमारी के लिए बनाई गई है। एंटीजन, एंटी का मतलब कहीं पे भी आ गया तो आपने याद रखना है, एंटी मीन्स खिलाफ किसी चीज़ के लिए, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन, the process by which all pathogenic and non-pathogenic microbes and their spores are killed, यानी वो तरीका, वो प्रेस जिससे पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक माइक्रोब्स यानी कि जरासीम्स का खात्मा किया जाता है, उन्हें मुकम्मल तौर पर मार दिया जाता है, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट एन एजेंट दैट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय अप्लाइंग टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, यानी डिसइंफेक्ट वो एजेंट है जो किल करता है, यानी माइक्रोब्स को ख़त्म कर देता है उसके अप्लाई करने से, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट करता है, यानी इन्फेक्शन से पाक कर देता है, इन्फेक्शन से साफ़ कर देता है, यानी क्लियर कर देता है। एंटीसेप्टिक, a chemical used to reduce the numbers of microbes on body surfaces or prevention of ourselves from sepsis, and we use Dettol, Salmon and Spirit,
एक्सेट्रा। वो केमिकल है जो माइक्रोब्स की तादाद को ख़त्म कर देता है बॉडी पे से, यानी कहीं से इन्फेक्शंस का सफाया कर देता है। जैसे घर में बचाने के लिए औरतें इस्तेमाल करती हैं डिटॉल, सेवलॉन एंड स्प्रिट एक्सेट्रा, ठीक है। एंटीसेप्टिक ये इस तरह के लिक्विड्स हैं जो कि जर्म्स को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एसेप्टिक, free from microorganism or sepsis, sterilization is aseptic technique to kill microorganism। एसेप्टिक यानी कोई ऐसी चीज़ जो कि जरासीम से पाक है, ठीक है, और स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोब्स को मारने के लिए, ठीक है। एसेप्सिस आ स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो यानी तहरीक, वो तरीका, वो स्टेट जिस पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म फ्री होती है, यानी वो चीज़ जो कि बिल्कुल माइक्रो जर्म्स फ्री है, यानी कुछ इक्विपमेंट है उनकी जो सफाई सुथराई है मुकम्मल तौर पर हो चुकी है, यानी उनके स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस से वो गुजर चुके हैं, तो हम कहेंगे दीज आर एसेप्सिस, यानी ये जरासीम से पाक है, ठीक है। अब यहाँ पर ये घुमाने वाली क्या कहते हैं डेफिनेशंस हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं। एंटीसेप्टिक, एसेप्टिक और एसेप्सिस में आपने डिफरेंस अच्छे तरीके से याद करना है। इनमें से एक एमसीक्यू ज़रूर आएगा और एग्जामिनर आपसे वाइवा के लिए भी ज़रूर पूछेगा, ठीक है। अपने अल्फाजों में डेफिनेशन को पढ़ें, उसे बनाएं और समझें, तो फिर आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। Autoclave, a machine in which materials can be exposed to steam under pressure and therefore at a temperature higher than that of boiling point। यानी वो boiling point, वो एक तहरीक, वो एक स्टेज जिसमें, यानी वो एक मशीन है जिसमें अंडर प्रेशर, यानी एक प्रेशर के थ्रू, टेम्परेचर के थ्रू जो है यानी ऑटोक्लेव एक मशीन है जिसके थ्रू, यानी एक प्रेशर के थ्रू वो माइक्रोब्स को किल कर देता है। यानी एक मशीन है जिसके अंदर टेम्परेचर को इस कदर बढ़ाया जाता है कि जो इन्फेक्शंस हैं, जो पैथोजेंस हैं, उनका वो किल हो जाए, ठीक है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट, अब वाटर का बॉइलिंग क्या है, 100 डिग्री सी, ठीक है। यानी बॉइलिंग पॉइंट, पानी को इस कदर तक बॉयल किया जाता है, इस टाइम तक और इस टेम्परेचर तक कि उसके अंदर के जो माइक्रोब्स हैं उनका वो टेम्परेचर, यानी उनके बॉडी से टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उनकी बॉडी वो टेम्परेचर एक्सेप्ट नहीं कर पाती और वो उस टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते और वो जर्म्स मर जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि पानी को हमेशा बॉयल करके पीना चाहिए। Pasteurization, this is the method of heat treatment in which a liquid is heated on either 63C for 30 minutes or 72C for 15 seconds to make it free from स्पेसिफिक जर्म्स। यानी ये वो तरीका है, वो एक टेक्निक है जिसके अंदर जर्म्स फ्री किसी चीज़ को किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें सीखने वाली हैं कि 63C 30 मिनट्स के लिए और 72C फॉर 15 मिनट्स के लिए। ये जो मेजर है, यानी ये जो एक स्टेटमेंट दी गई है, ये आपने याद कर लेनी है, एमसीक्यूज आ सकता है इसमें से। Fumigation, this is method of room sterilization in which disinfectant used like sulfur vapors। ये एक वो मेथड है फ्यूमिगेशन जिसके थ्रू रूम्स की सफाई की जाती है, यानी सल्फर वेपर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आइसोलेशन, सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम अदर्स एज प्रिवेंशन मेजर्स ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज़। यानी किसी पर्सन को आइसोलेट कर दिया जाता है, उससे दूसरे पर्सन से अलहदा कर दिया जाता है ताकि जो डिज़ीज़ है वो फैले ना, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में दाखिल ना हो, ठीक है। क्वारंटीन, restricting the activities of healthy people for a period of time as determined by the competent medical authorities। क्वारंटीन यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए पर्सनस की, लोगों की एक्टिविटीज़ जो है वो रोक दी जाती है अथॉरिटीज़ की तरफ से। जैसे कोविड आ गया था तो अब डिफरेंट तरह की पॉलिसीज़ अपनाई गई कि हर पर्सन जो हर घर है वो अपने हर घर के अफराद जो हैं वो अपने घर में रहेंगे, किसी दूसरे के घर में नहीं जाएंगे, कोई किसी से हाथ नहीं मिलाएगा, कोई किसी से मिलेगा नहीं,
ठीक है। और अगर बातचीत भी करनी है तो इतने डिस्टेंस पर रह कर, यानी 6 फुट 10 फुट या जितना भी उन्होंने बताया, ताकि इन्फेक्शन क्रॉस ना हो सके, ठीक है। देखें, लोगों की एक्टिविटीज़ को रोक दिया गया, जैसे कि बाहर अगर किसी ने सौदा सामान लेने निकलना है तो सिर्फ एक पर्सन आएगा, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए शॉप्स खुलती थी, लोग जाते थे अपनी ज़रूरत के लिए सामान लेते थे और घर पर आ जाते थे। यानी ये क्वारंटीन ये एक तरह का प्रोसेस है बीमारी को स्प्रेड होने से बचाने के लिए। नॉर्मल फ्लोरा, द माइक्रोब्स दैट लिव इन और ऑन अनदर क्रिएचर एंड बेनिफिटिंग ईच अदर इन नॉर्मल कंडीशन, यानी एक तरह का नॉर्मल फ्लोरा है जो एक पर्सन में रहता है एक नॉर्मल टाइम के लिए, ठीक है। रेजिडेंट फ्लोरा, पार्टिकुलर साइट, यानी ये एक नॉर्मल तरीके का माइक्रोब है। जैसे कि कुछ लोगों को बारिश में नहाने से उन्हें स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, फ्लू स्टार्ट हो जाता है, और देखो एक सम टाइम एक मंथ में कितनी दफ़ा बारिश होंगी और कितनी दफ़ा उससे फ्लू लगेगा, तो ये एक तरह का रेजिडेंट यानी परमानेंट रहने वाला बैक्टीरिया होता है। ट्रांजिएंट फ्लोरा डू नॉट प्रोड्यूस इन्फेक्शन और डिजीज़ एंड डू नॉट बिकम परमानेंटली इस्टेब्लिश्ड, यानी एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि टेम्परेरी है, यानी परमानेंट एक पर्सन को नहीं रहता, यानी मुंतकिल हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फॉर नर्सिस, यानी माइक्रो बायोलॉजी नर्सिस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है। नॉलेज अबाउट माइक्रोबायोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नर्सिस। माइक्रोबायोलॉजी की जो अहमियत है, यानी इसके प्रोसीजर के बारे में जानना एक नर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इनहेंस द नॉलेज, माइक्रोबायोलॉजी की जो तालीम है, जो स्टडी है, वो नॉलेज को बढ़ाती है ऑफ नर्सिस एंड मेक दैम एबल टू, और उन्हें किस काबिल बनाती है, देखते हैं। Know the nature and behavior of microorganisms in relation to infectious disease, कि वो उसकी बैक्टीरिया की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नेचर को जानती है, ठीक है, कि इस डिजीज़ में ये कैसे काम करेगा। नो द पैथोजेनिसिटी एंड वायरलेंस ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि पैथोजेनिसिटी जो कि हमने पहले पढ़ा कि एक जर्म की शुरुआत, यानी उसकी ट्रांसमिशन कैसे हुई है और वो कैसे रहा है, और ये कैसे पर्सन बिहेव करेगा, और ये वायरल कैसे हुआ है, इसके बारे में से मालूमात होती है। नो द प्रोसेस एंड पर्पसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज़, वो स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस को जानती है कि इसकी प्रिवेंशन, यानी इसकी जो जितनी भी तदाबीर है वो डिज़ीज़ को फैलने से बचाने के लिए कितनी ज़रूरी है, यानी स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस को, उसकी अहमियत को वो जानती है। नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीन एंड अदर प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट वेरियस डिजीज़, वो जानती है कि एक पर्सन के लिए को वैक्सीनेट होना कितना ज़रूरी है, और अदर मेजरमेंट्स को, ताकि डिफरेंट तरह की बीमारियों से बचा जा सके। यू सेफ एंड एसेप्टिक टेक्निक्स वाइल हैंडलिंग पेशेंट, वो एक नहायत महफूज यानी सेव और एसेप्टिक टेक्निक्स अपनाती है ताकि पेशेंट्स को हैंडल किया जा सके, ठीक है, यानी पेशेंट्स की बीमारियों को हैंडल किया जा सके। मिनिमाइज द पेशेंट स्टे इन हॉस्पिटल बाय प्रिवेंटिंग क्रॉस एंड नोजोकोमियल इन्फेक्शन, वो पेशेंट की हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा मौजूदगी को कम करती है, यानी अपने तरीके से, ताकि वो जरासीम से पाक रह सके, यानी उसकी काउंसलिंग करती है कि इन तरीक़ों से आपने खुद को इन्फेक्शन से बचाना है, ठीक है। बी फेमिलियर विद द इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोब्स ऑन द एनवायरनमेंट, यानी कि इन माहौल में होने वाले हैज़र्ड से, इन्फेक्शन से, हर तरह की बीमारियों से वो आगाह रहती है। गेन द नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंटल गेन एंड सैनिटेशन, यानी एक नर्स के लिए वह ज़रूरी है कि वो हाइजीन के नॉलेज को हासिल करती रहे, कि यानी किन कौन सी अच्छी तदाबीर है, यानी हाइजीन के प्रोसेस में और सैनिटाइजेशन के लिए, ठीक है। क्रिएट अवेयरनेस इन कम्युनिटी टू यूज सेफ फूड एंड वाटर, वो इस बात को यकीनी बनाती है कि कम्युनिटी में बात को फैलाया जा सके कि वो हेल्दी खाना खाएं और हेल्दी पानी पिएं, यानी साफ़ सुथरा पानी पिएं। हेल्प इन मिनिमाइजिंग मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट, और वो इस बात में मदद करती है कि शराय अमवात कम हो, और जो लोग इन्फेक्टेड है, यानी ऑलरेडी बीमारी से लड़ रहे हैं, उनका रेट कम हो, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अगर आज के हमारे लेक्चर से आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ हो तो अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।